अहमदाबाद का रहने वाला नवल सिंह चावला उम्र 42 साल, ऊपर से देखने में एक साधारण इंसान, लेकिन इसके दिमाग में मौत का ऐसा खेल चल रहा था जिसने पूरे गुजरात को हिला कर रख दिया। नवल सिंह कोई ऐसा वैसा अपराधी नहीं था, वो एक ऐसा सीरियल किलर था जिसने तंत्र मंत्र का चोला और करके मौत का व्यापार शुरू कर दिया था। वो अहमदाबाद के सुमेंद्र नगर वाधवा इलाके में अपना अड्डा बना लिया था। नवल सिंह के तांत्रिक बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प और डरावनी है। इसने ये सब रातों रात नहीं किया। इसे पता था कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच है। जो लोग मेहनत के बिना रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, सोना को दुगना करवाना चाहते हैं, या जिसके जीवन में परेशानी है, वो बहुत ही जल्दी तांत्रिक के जाल में फंस जाते हैं। नवल ने टीवी पर क्राइम शो देख करके वो सीख लिया। उसने समाज में लोगों के अंधविश्वासी को परख लिया। वो भी तय किया कि अपना पहुंचा हुआ तांत्रिक बन करके अपना धंधा शुरू करेगा। उसने एक बहुत ही खतरनाक तरीका खोज निकाला, सोडियम नाइट्रेट नाम का एक जानलेवा रसायन। ये मेडिकल ड्राई क्लिनिक के काम में इस्तेमाल होता है। नवल का एक दोस्त ड्राई क्लिनिक के दुकान पर काम करता था। अपने दोस्त से कांटेक्ट करके ये जहर बहुत ही आसानी से ले लिया। इस रसायन की सबसे बड़ी खूबी ये थी, इसे पीने के 15 से 20 मिनट के भीतर इंसान का मौत होना तय था। मरने के बाद लक्ष्य बिल्कुल दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक पड़ने जैसा होते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसका सच्चाई पकड़ना नामुमकिन था, क्योंकि ये शरीर के अंदर जाकर खून में मिल जाता था। लेकिन नवल सिंह ने जब इस मौत के खेल को शुरुआत की तो उसने किसी बाहर वाले को नहीं बल्कि अपने ही घर में शुरुआत की। नवल के घर में उसकी दादी, उसका माँ और उसके चाचा थे। नवल की दादी उसे हमेशा उसकी इन अजीब हरकतों से, तंत्र मंत्र के कामों से उसे टोका करती थी। इसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे। नवल को लगने लगा कि इसकी आजादी के बीच में इनके घर वाले बहुत ही बड़ी रुकावट है। यह भी लग रहा था कि अगर घर वाले रास्ते से हट जाए तो इसे कोई टोकने वाला नहीं होगा और अपने तंत्र मंत्र को और भी तेजी से फैला सके। इसने साजिश रची और अपने ही घर में इन तीनों लोगों को अपना पहला शिकार बनाया। इसने खाने वाली और पीने वाली चीजों में वही रसायन मिला करके उन सबको खिला दिया। एक एक करके उसकी दादी और उसकी माँ, उसके चाचा की मौत हो गई। मोहल्ले वालों को भी यही लगा। एक बाय एक करके हार्ट अटैक आने के बाद इन सभी का मौत हुआ है। पड़ोसियों को और मोहल्ले वालों को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। इन सारे मौतों के पीछे नवल सिंह चावला है। इन्हें तीनों कत्ल करने के बाद इनका हौसला 7वें आसमान पे पहुंच चुका था। इसे यकीन हो गया था कि वो जो भी करेगा पुलिस और कानून के पकड़ में ये नहीं आएगा। इसे अब पैसे की भूख भी थी और अपनी तांत्रिक की शक्ति को दिखावा करने का नशा भी था। इसने तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को ठगना शुरू कर दिया। ये लोगों को सुनसान वाले जगह पे ले जाता, वहाँ पूजा पाठ का नाटक करता और फिर मौका देखते ही उन्हें वही जहरीला प्रसाद खिला देता। अहमदाबाद से शुरू हुआ ये मौत का सिलसिला अब पूरे गुजरात में फैलने लगा था। नवल सिंह के लिए अब इंसान की जान की कीमत सिर्फ कुछ हजार या लाख रुपए थे। इसने ना जाने कितने ही परिवार के चिराग को बुझा दिया, ये जानते हुए भी कि पकड़े जाने की संभावना शून्य है। अगस्त 2021 का समय आ गया था। अहमदाबाद के सड़कों पर एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक युवक की जान चली गई। पुलिस के लिए सिर्फ ये एक फाइल थी जिसे रोड एक्सीडेंट का नाम दे करके केस को बंद कर दिया गया। लेकिन उस युवक का भाई जिगर गोहिल, उसका भाई, ये बात मानने के लिए वो तैयार नहीं था कि उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ है। ये एक सोची समझी हत्या है। जिगर ने पुलिस के दफ्तरों में कई बार जाकर के चक्करें लगाई, बड़े अधिकारियों से गुहार लगाई, मानो के सिस्टम का कान पूरी तरह से बंद हो चुका है। जहाँ भी जाता इसको सिर्फ एक ही बात सुनने के लिए मिलता, ये बस एक हादसा था, ये कोई मर्डर नहीं था। जिगर को जब हर तरफ से नाकामयाबी मिलने लगा तो इसने बहुत ही बड़ा फैसला उठाया। सोचा कि ये खुद अपने भाई के कातिल को ढूंढ करके निकालेगा। इसने अपने भाई के मोबाइल का फोन कॉल डिटेल्स खंगाली, इसके दोस्तों से पूछताछ की और उन जगहों की तलाशी ली जहाँ वो अक्सर जाया करता था। हफ्तों के छानबीन के बाद जिगर को एक सुराग मिला। उसके भाई की मौत से ठीक 1 महीना पहले उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई थी। वह तांत्रिक कोई और नहीं बल्कि नवल सिंह चावला था। जिगर का शक यकीन में बदल गया। उसने नवल की तलाश शुरू कर दी। इसे मालूम चला कि नवल तंत्र मंत्र का पाखंड करता है, बल्कि वो शहर में एक टैक्सी ऑपरेट भी करता है। जिगर ने एक बेहद जोखिम भरा फैसला लिया। उसे पता था कि नवल तक पहुंचने के लिए सबसे आसान रास्ता उसके
का ड्राइवर के तौर पे काम करना होगा। उसने अपना पहचान बदली, साधारण सा ड्राइवर बन करके नवल के पास पहुंचा और इत्तेफाक की बात यह थी कि इसे ड्राइवर की सख्त जरूरत थी। जिगर के बैकग्राउंड को उतना ज्यादा तलाश नहीं किया, उनके बारे में पता नहीं किया और इन्हें काम पे रख लिया। अब जिगर एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। दिन भर वो एक ड्राइवर का नौकरी करता और रात में वो खोजी जासूस जो नवल के हर एक कदम पर नजर रखता। जिगर 7 महीने तक उसके साथ रहा, उसके साथ काम किया, उनके हर एक कदम, उसे बोलने के लहजा, हर एक चीज पे उनका नजर था। धीरे धीरे नवल का भरोसा जिगर पर इस तरह बढ़ गया, अपने काले कारनामों के बारे में भी कुछ बातें बताने लगा। 1 दिसंबर की वो खौफनाक रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। नवल ने जिगर को अपने कार की डिक्की के पास ले गया और डिक्की खोल करके एक शीशी दिखाया। उस शीशी के अंदर वही घोल था, सोडियम नाइट्रेट का घोल, बहुत ही जहरीला पदार्थ। नवल ने बड़े गर्व से जिगर को बताया, एक बिजनेसमैन आने वाला है, उसका नाम अभिजीत राजपूत है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो डबल करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। नवल का प्लान था कि उसे पूजा के नाम पे ये जहरीली पदार्थ उस बिजनेसमैन को पिला देगा, उसके पास जितने सारे पैसे होगा उसे लेकर के फरार हो जाएगा। नवल ने जिगर को ये भी बताया कि ये बहुत सारे लोगों को इसी तरह से मौत के घाट उतारे हैं, किसी को भी आज तक इसके बारे में नहीं पता चला। जिगर के लिए ये पल बहुत ही कठिन था। इतने दिनों से जो इस पे मेहनत कर रहा था, इनके पीछे भाग रहा था और इनके सामने जो व्यक्ति खड़ा है ये उनके भाई का कातिल है। ये जानते हुए भी ये कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता, ये सही टाइम का इंतजार कर रहा है। जिगर ने अपने भावनाओं को काबू में रखा, नवल की बात पूरी ध्यान से सुनी। उसने नवल से पूछा, क्या वाकई में कोई भी नहीं पकड़ता? तो नवल हंस पड़ा, बोला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो बस हार्ट अटैक ही आता है। उसी रात जिगर ने नवल को अपनी बातों में उलझाया और बोला कि मैं बस टॉयलेट से आ रहा हूँ। खाने बना करके नवल से थोड़ी दूर गया, अपना फोन निकाला और अपने जानकार पुलिस स्टेशन में कॉल किया और सारी बातें बताई। आज रात को एक बिजनेसमैन है, वो आने वाला है और उनका मर्डर होने वाला है। सारा लोकेशन अपना भेज दिया। ये पुलिस स्टेशन कई बार गया था ये अपने भाई के कातिलों के बारे में पूछने के लिए, इसी वजह से जान पहचान बहुत ही अच्छा हो गया था। जिगर ऐसा झूठा मजाक ये नहीं कर सकता। कुछ ही मिनटों में पुलिस की टीम वहाँ पे पहुंची। नवल जो खुद को बहुत ही चालाक समझ रहा था, पुलिस को देखकर सन्न रह गया। जैसे ही पुलिस वहाँ पे पहुंची, फौरन जिगर उनके पास गया और बताया कि साहब, मैं आपके पास इतने सालों से आ रहा था कि मेरा भाई का कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि उनका मर्डर हुआ है, लेकिन आप लोगों ने मेरा भाई का केस बंद कर दिया, ये मान करके कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस वाले ने नवल को गिरफ्तार कर लिया। वो पता किया तो वाकई में एक बिजनेसमैन अपने पैसे को डबल करने के लिए इन तांत्रिक के पास आने वाला था। गाड़ी की डिक्की को खोला गया और जब उस डिक्की के अंदर अच्छे से देखा तो वही सोडियम। जिगर ने सारी बातें बताई, पुलिस वाले को बताया कि ये बहुत ही खतरनाक सोडियम है, शराब में मिला करके वो बिजनेसमैन को पिला करके उसे जान से मारने वाला था। सारी चीज को इकट्ठा करके फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। जिगर ने एक ऐसा सीरियल किलर के साथ में अपनी जान के हथेली पे रख करके उसके साथ जिंदगी जी रहा था। उसे उस दिन की पहली जीत मिली, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। नवल सिंह चावला की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये मामला कितना गहरा है। पुलिस को बस यही लग रहा था कि एक होने वाली हत्या और एक अपराधी को पकड़ लिया है। जब नवल ने अपना कारनामों का चिट्ठा बताना स्टार्ट किया तो पिछले 10 सालों से गुजरात में आतंक मचाए हुआ था। ये एक सीरियल किलर साबित हुआ। पुलिस की तफ्तीश में नवल ने कुल 12 हत्या कबूल की। इसके अपने ही गांव में इसने 3 कत्ल किया था, माँ, दादी और चाचा का। इसके अलावा इसने राजकोट में 3 जिगर के भाई समेत और भी अन्य लोगों का मौत का घाट उतारा था। इसका हर कत्ल करने का तरीका तंत्र मंत्र का लालच और सुनसान वाली जगह पे बुला करके सोडियम नाइट्रेट का जहर पिला करके उसे मौत का घाट उतार देना और हार्ट अटैक का नाम दे देना। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे घिनौना अध्याय राजकोट मुकाम परिवार का मामला था। नवल की नजर एक नगवा नाम की लड़की पे पड़ी। नवल ने उसे अपने तंत्र मंत्र के जाल में फंसाया और फिर शादी का झांसा दे करके उसका शारीरिक शोषण किया। जब नगवा ने शादी की जीत पकड़ ली तो नवल ने उसे मौत का घाट उतार दिया। ये यही नहीं रुका, नगमा के शरीर को टुकड़े में काट करके ये ठिकाने लगाया। जब नगमा अपने घर पे नहीं पहुंची तो उसका माता पिता बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उसका परिवार खुद नगमा को ढूंढने का शुरुआत की। जब ये बात नवल को मालूम चला तो वो पूरी तरह से डर गया। नगमा के माता पिता
नगमा के पूरी तरह से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाया था। अगर नगमा की पुलिस ने गुमशुदगी का रिपोर्ट अगर दर्ज कर ली तो नगमा के हत्या का सबूत दरवाजे तक आ जाएगी। इसी डर ने उसे और भी क्रूर बना दिया। नवल ने नगमा के पूरे परिवार को ये विश्वास दिलाया कि ये तंत्र मंत्र से नगमा का पता लगा कि वो आखिर अभी है कहाँ पर। इस दरगाह पे ये फिर से वही पुराना हथियार जहरीली पदार्थ इस्तेमाल किया। उसने नगमा के माता पिता और भाई तीनों को वो रशियान मिला करके उनकी भी जान ले ली। ये हत्या करने के बाद इसने चाल चला ये सारे हत्या को सुसाइड करार देने के लिए वहाँ पे एक फर्जी खुद से नोट लिख करके रख दिया। हुआ भी ऐसा ही। जब पुलिस वाले आया तो सभी को यही लगा कि कोई सुसाइड है। सुसाइड का मामला दर्ज करके केस को रफा दफा कर दिया गया। जिगर जो खुद कल तक एक पीड़ित का भाई बता रहा था वो नवल के इसी घिनौने अपराध का साथी बन चुका था। जिगर नवल के साथ इसी वजह से अपने भाई के कातिल को पकड़ने के लिए नहीं रह रहा था, बल्कि ये अपने आंखों के सामने में बहुत सारे मासूम से लोगों का कत्ल हुए देखा था। जब पुलिस के सामने में ये बात आई, जिगर ने नवल के सारे हत्याओं में उसका साझेदार बना। कल तक जो लोग जिगर को हीरो मान रहा था वो एक सीरियल किलर का साथी निकला। पुलिस ने जब जिगर से करीब पूछताछ की, पूछताछ में ये साफ हो गया कि जिगर ने सिस्टम से हटकर खुद कानून हाथ में लेने का जो रास्ता चुना था वो उसे इंसाफ की मंजिल पर नहीं बल्कि अपराधी की उसी दलदल में ले गया। पहले से ही नवल वो हिरासत में थे, जिगर भी वहाँ पे पहुँच गया। नवल सिंह चावला के गिरफ्तार होने के बाद से ही अहमदाबाद के पुलिस और अदालत दोनों ही बेहद सतर्क थे। उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत पर भेजा गया था। जांच एजेंसियों को ऐसा लग रहा था कि नवल और भी कई राज जो अपने अंदर दबाए हुआ है वो बाहर निकालेगा। लेकिन 8 दिसंबर की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने सबको सन्न कर दिया। पुलिस लॉकअप के अंदर नवल सिंह चावला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, यानी कि उसका मौत हो गया। मौत का कारण बताया गया कि हार्ट अटैक। ये खबर आते ही हर तरफ सवालों की बौछार आ गई। जो सीरियल किलर कल तक अपने विक्टिम को इस तरह से मारता था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसका पता नहीं चलता था, ये हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? क्या ये एक महज एक इत्तेफाक था? इसके पीछे कई गहरी साजिश या पुलिस कस्टडी में इसकी मौत हुई है? एक बहुत बड़ा सवाल बन गई। जांच के कई पहलू सामने आए। कुछ लोगों को शक था कि पुलिस कस्टडी में 3rd डिग्री का इस्तेमाल हुआ है और सवाल ये भी थी कि नवल ने वो खुद को बचाने के लिए अपना मौत ये खुद से चुना है। इस तरह से इतना लोगों का मौत का घाट उतारने के बाद इन्हें तो फांसी ही दी जाने वाली थी। इसी डर के कारण हो सकता है ये अपना आसान मौत चुन लिया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक सामने तो आई, लेकिन सच्चाई अब एक पहेली बनकर के दफन हो चुकी थी। नवल के मौत के साथ ही कई राज हमेशा के लिए दफन हो गई। अब सारा आरोप जिगर पे था। पुलिस की गिरफ्तारी में आने के बाद अब पूरी तरह से मुखौटा जिगर का उतर चुका था। जिगर को अब एहसास हो चुका था कि वो जिस रास्ते पर निकला था उसने इंसाफ की जगह सलाखों के पीछे उसे पहुंचा दिया है। कानून की नजर में वो एक अपराधी है। पुलिस इस बात की बहुत ही गहराई से जांच कर रही है। जिगर ने उस 12 कत्लों के अलावा और भी कोई कत्ल में क्या साथ दिया है? आज जिगर गोहिल जेल की 4 दीवारियों के अंदर बंद है। नवल सिंह चावला तो अपने किए की सजा पा करके इस दुनिया से वो चला गया है। ये मामला यही खत्म नहीं होता है। ये आज भी गुजरात के पुलिस के फाइलों में एक जटिल पहेली बनकर दर्ज है। 7 साल की मोहब्बत को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसकी बिरयानी बना सकता है, और इससे भी रूह कपा देने वाली हकीकत ये है कि 25 मजदूरों को क्या परोसा जा सकता है वो मजे से भी खा सकता है। क्या उसे खाते टाइम पता नहीं चला या वो जानते थे? आज की कहानी एक ऐसी सनकी प्रेमिका की है। ये जुर्म को मिटाने के लिए सारी हदें पार कर दी, लेकिन फिर भी ये एक छोटी सी गलती कर बैठी। और आप देख रहे हैं क्राइम अंसारी। ये घटना 2018 की है। अरब अमीरात UAE का कलएन शहर, जो अपनी शांति और कानूनी व्यवस्था के लिए जाना जाता है। इसी इलाके में रहता था 32 साल का यूसुफ खान। रोज सुबह यूसुफ अपने घर से निकलता है और अचानक गायब हो जाता है। यूसुफ मोरक्को का रहने वाला था। अलेन में ये एक अच्छी नौकरी कर रहा था। अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था। इनको गायब हो जाने से इनके पूरे परिवार में हड़कंप सा मच गया। यूसुफ पूरे 7 साल से एक महिला के चक्कर में पड़ा हुआ था। इसका नाम था जरीन खान। ये भी मोरक्को का रहने वाली थी। आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न थी, देखने में बहुत ही अच्छी थी। ये दोनों के बीच जो भी चल रहा था 7 सालों से, ये दोनों बेहद बहुत ही खुश थे। आने वाला जिंदगी ये दोनों का कैसा होने वाला था ये दोनों कभी कल्पना भी नहीं किए थे। ये दोनों का प्यार इतना ज्यादा गहरा था, इनके जो पड़ोसी थे
वो यही समझते थे कि ये दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते। एलेन में जरीन काफी दिनों से बसी हुई थी। ये यूसुफ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। ये दोनों को साथ रहते हुए पूरे 7 साल बीत गए थे। कुछ ही टाइम बाद यूसुफ को किसी भी काम में मन लगना ही बंद हो गया। यूसुफ ने तय किया कि ये अपने गाँव जाएगा और अपने मनपसंद की लड़की से शादी करेगा। बहुत ही सोचता है कि ये बात जरीन को बताएगा या नहीं बताएगा। एक रोज हिम्मत करके यूसुफ जरीन के पास जाता है और बता देता है कि मैं ऐसे ऐसे कुछ करने वाला हूँ। जरीन ये बात सुन करके उनके पैरों के तले जमीन हिल जाता है, क्योंकि इनका 7 साल का रिश्ता कुछ ही पल में अब खत्म होने वाला था। ये दोनों घर के अंदर जब भी अकेले होते आपस में नोक झोंक बढ़ने लगा, एक दूसरे से लड़ाइयाँ करने लगा, लेकिन बाहर किसी को मालूम भी नहीं चलने दे रहा था कि घर के अंदर आखिर क्या हो रहा है। एक रात जरीन से बात करके यूसुफ सीधा घर गया। वो खाना पीना खा करके सो गया। अगली सुबह रोज की तरह वो उठा, नाश्ता वास्ता किया, तैयार होकर के सीधा काम के लिए वो निकल गया। लेकिन आज कुछ अजीब होने वाला था। यूसुफ को काम पे गए हुए पूरा दिन गुजर जाता है। उसे शाम तक घर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो रात देर तक घर नहीं लौटता। तो उसका एक छोटा भाई वो यूसुफ को फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। वो सोचता है कि कोई काम के लिए जरीन के पास गया होगा या तो कहीं फंस गया होगा, वो सुबह तक आ जाएगा। सुबह हो गया, सुबह के बाद दोपहर हुआ, फिर रात हो गया, लेकिन यूसुफ लौट के नहीं आया। उसका छोटा भाई बार बार उसे फ़ोन करता, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता। 2 दिन गुजरने के बाद भी यूसुफ घर नहीं लौटा। तो इसके भाई को ऐसा लगा शायद ये शहर के बाहर चले गए होंगे। हो सकता है कि इनको नहीं बताया है, लेकिन जरीन को जरूर बताया होगा। इसी वजह से ये जरीन के पास जाता है। जरीन से पूछता कि क्या यूसुफ यहाँ आया था, या यहाँ से जाने से पहले क्या तुम्हें बता करके गया है कि वो कहाँ गया है। कुछ दिनों से इसके बीच नोक झोंक चल रहा है, जो आपस में लड़ाइयाँ झगड़ा हो रहा है। ये बात भी यूसुफ के भाई को बताता है। वो जाने से पहले ये भी बता करके गया है कि अब वो मेरे साथ नहीं रहने वाला है, दूसरा विवाह करने के लिए जाने वाला है वो अपने गाँव। जरीन बहुत ही दुखी होकर के बोली, मुझे तो ऐसा लगा था कि वो तुम्हारे पास आया होगा, तुम्हें बताया होगा। जरीन बहुत ही उदास थी और दुख जाहिर कर रही थी। यूसुफ के भाई को लगा कि शायद इसका भाई कहीं चला गया होगा, कोई काम से आ जाएगा। यूसुफ का भाई ने सीधा वहां से अपना घर आया। वहीं के एएल पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई यूसुफ के खिलाफ कि यूसुफ कई दिनों से लापता है। वो काम के लिए निकला था, लेकिन वापस अभी तक वो नहीं लौट करके आया है। प्लीज़ उसकी जांच कीजिए, उसे ढूंढिए, वो कहाँ गया है। पुलिस ने अपना काम स्टार्ट किया। वो सभी से पूछताछ करते करते जरीन के पास आया। जरीन से भी पूछा। जरीन ने बताई कुछ दिनों से वो बहुत ही परेशान रह रहा था और अकेला अकेला रह रहा था। हो सकता है कि वो फिर से मोरक्को चला गया हो। पुलिस ने एयरपोर्ट पे जा करके चेक की तो यूसुफ ने कोई सा भी फ्लाइट से ट्रेवल नहीं किया था। ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर यूसुफ को जमीन निकल गया या फिर आसमान। वो कहाँ गया, कहाँ लापता हो गया। ना ही फोन लग रहा है, ना ही किसी का बात हो पा रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा था। जरीन जो जहाँ पे रह रही थी उनके आसपास एक अलग सा हलचल सा महसूस होने लगा। जब यूसुफ इनके साथ था तो ये बहुत ही कम घर से बाहर निकला करती थी। यूसुफ के ना होने से ये ज्यादातर ये बाहर में ही ये रहती है और इधर से उधर करते रहती थी। इसी के घर के पास में कुछ मजदूर कॉन्ट्रैक्टर राजमिस्त्री का काम कर रहा था। उसी के पास जाकर के उन सभी का दावत शुरू कर देती है। सभी को कहती है उसके पास जाकर के, आप सभी मिस्त्रियों को हमारे घर में लंच का दावत है। जेरिन ने मिस्त्रियों से कहा कि हमारे घर के बरकत के लिए आप लोगों को कुछ दिनों तक मैं अपने घर में लंच का खाना खिलाना चाहती हूँ। सारे मजदूर उसकी दरिया दिल देख करके वो सब बहुत ही खुश हुए। जेरिन बहुत ही मेहनत कर रही थी। वो घंटों तक किचन में रहती, वो मसाले को तैयार करती, बड़े बड़े पतीले चढ़ा दी और बिरयानी बनाने लगी। और बिरयानी के साथ साथ कुछ अलग सा कबाब भी वो बनाने लगी। बिरयानी बनाने के बाद जेरिन बहुत ही खुश हुई और बिरयानी लेकर के सारे मजदूरों के पास जाने लगी और सभी को खिलाने लगी। मजदूरों लोग का कहना था कि आज से पहले इतना स्वादिष्ट बिरयानी वो कभी नहीं खाया था। वो बिरयानी का खुशबू पूरे मोहल्ले में उसी की बातें चलने लगा। जेरिन का दरिया दिली देख करके सभी इनको दुआएं देने लगे थे। पहला दिन बहुत ही अच्छे से सभी को बिरयानी खिलाई। दूसरा दिन भी जेरिन ने सभी को उसी तरह से कल की तरह बिरयानी बनाई और खिलाई। मोहल्ले वाले लोग सभी उनका तारीफ करते हुए थकता नहीं था। यूसुफ का कहीं गायब हो जाने के बावजूद जेरिन ने कितना अपना दरिया दिली ये नेकी का काम कर रही है। जेरिन जब भी बिरयानी बनाती, मसाले तैयार करती या चिकन बनाती, सारे फ्लैट को अच्छे से काले कपड़े से ढक करके रखती ताकि बाहर का आदमी कोई देख न ले। अगर कोई पूछे भी तो उसका यही कहना था कि बनाने से पहले वो नहीं चाहता कि यहाँ का खुशबू बाहर जाए। यूसुफ का भाई जब भी जेरिन के घर पे आता तो उसे एक अजीब सा गट फीलिंग होता, उसे महसूस होता कुछ। उसका भाई इतने दिनों से लापता है, लेकिन जेरिन मेरे भाई के साथ 7 साल ये रह चुकी है, लेकिन ये दावत किस खुशी में कर रही है। वो जब भी जेरिन के घर जाता
वो बहुत ही सैडली उसको अपने घर में बुलाता, अब बहुत ही इमोशनल बातें करता, इस तरह से मानो कि इसके ज़िंदगी पे बहुत ही इम्पैक्टफुल पड़ा हो। यूसुफ के भाई को बार बार शक हो रहा था कि यूसुफ अगर घर छोड़ करके चला गया है, जरीन सभी को दावत क्यों दे रही है, कोई सभी अनजान इंसान को जरीन अपने घर के अंदर दाखिल क्यों नहीं होने दे रही है। यूसुफ का भाई ये सब देख करके अब और ये इंतजार नहीं कर सकता था, ये सीधा उठ खड़ा होता है और जरीन के घर चला जाता है। दरवाजे को खटखटाता है, जरीन दरवाजे के पास आती है, वो दरवाजे खोलती है और यूसुफ के भाई को देख करके जरीन सीधा उसे घर के अंदर ले जाती है। हालांकि इसके चेहरे पे घबराहट साफ साफ दिख सकता था, लेकिन जरीन ने मुस्कुरा करके उसे घर के अंदर आने दी। जब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, यूसुफ के भाई का नजर मिक्सर मशीन पे जाता है। वहाँ पे मिक्सर मशीन रखा हुआ था। वो जो मिक्सर मशीन था वो घर के लिए छोटा होना चाहिए था, लेकिन ये मिक्सर मशीन जो था ये बड़ा था, इतना बड़ा था जितना ढाबा या होटल में मिक्सर मशीन की जरूरत पड़ती है। यूसुफ का भाई हैरान होकर के पूछता है, जरीन में इसकी क्या जरूरत पड़ गई? बहुत ही शांत होकर के अच्छे से सफाई दी। अरे तुम्हें तो पता ही है, मैं कुछ दिनों से मजदूरों के लिए बिरयानी बना रही हूँ। मसाले और गोश्त को पीसने के लिए जो हम बिरयानी बनाते हैं, इसी चीज के लिए मैं ये ग्राइंडर ला करके रखी हुई हूँ। मुझे बहुत सारे गोश्त को पीसने पड़ते हैं और कबाब बनाने पड़ते हैं। छोटा मिक्सर जो था उससे जल्दी काम नहीं हो पा रहा था, समय बहुत ही लग रहा था, इसी वजह से मैंने ये बड़ा वाला मिक्सर मंगा लिया। जेरिन कहता है कि ये सब बात छोड़ो, तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना करके लाती हूँ। फिर वहाँ से उठती है, वो सीधा किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। यूसुफ का भाई बैठ करके वो ग्राइंडर मशीन को ही देख रहा था। ये उठता है और ग्राइंडर मशीन के पास जाता है। ये जा करके देखता है वो बहुत ही अच्छे से धोया हुआ, चमकाया हुआ रखा हुआ था। बाहर से देखने पे किसी को कुछ शक नहीं होने वाला है। उस ग्राइंडर में मसाले का एक कतरा भी नहीं लगा हुआ था। आहिस्ता से ग्राइंडर का ढक्कन खोला और अंदर में जो ब्लेड लगा हुआ था उसे घुमा करके वो निकाल दिया। ब्लेड को हटते ही उसके नीचे में एक व्हाइट सा चीज पे नजर जाता है। वो जैसे ही व्हाइट चीज को अपने हाथ में लेकर के रखता है, अब फटाक से ना अपना मुट्ठी को बंद कर लेता है कस के। जेरिन किचन में चाय बना रही थी, सीधा अपना मुट्ठी कस को बंद किया हुआ था। ये सीधा ये घर से बाहर निकलता है और सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ ये जाने लगता है। पुलिस स्टेशन के पास पहुंच करके सभी पुलिस वाले को बुलाता है, कहता है कि जनाब जनाब ये देखिए, अपना मुट्ठी खोल करके उनको दिखाता है। पुलिस वाले सभी मिल करके वो गौर से देखते हैं तो मालूम चलता है कि ये तो किसी का दांत है। पुलिस वाले कहता है कि ये देखा करके तुम क्या साबित करने वाले हो सकता है ये कोई जानवर का दांत हो। लेकिन यूसुफ का भाई पुलिस वाले को समझाता है कि जनाब आप इसे सही से देखिए तो सही, हमारा भाई कितने दिनों से लापता है। जरीन जो है कई दिनों से मजदूरों को बिरयानी खिला रही है। मेरे भाई के चले जाने से उससे तो दुख होना चाहिए, तो वो कौन सा खुशी में बिरयानी खिला रही है। और ये जो दांत लेकर के आया हूँ मैं जरीन के घर में था, उसके घर में छोटा ग्राइंडर ना होकर के बड़ा सा ग्राइंडर रखा हुआ है। मैं ग्राइंडर के पास गया और प्लेट को हटाया तो प्लेट के नीचे ये दांत मिला मुझे। यूसुफ के भाई का बात सुन करके पुलिस वाले जरीन के घर जाता है। जरीन को उठा करके सीधा थाने में ला करके बैठा देता है। पुलिस वाले जरीन को डराता है कि मुझे मालूम चल गया है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। तुम जो ग्राइंडर में जो चीज़ पीसती हो उसमें दांत क्या कर रहा था। 1-2 दिन ही लगेंगे फोरेंसिक टीम से दांत को आने में, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी वजह से सच क्या है आज तुम बताओ। वो टूट जाती है और बताना स्टार्ट करती है। डीएनए रिपोर्ट और ये सब चीज को देख करके जेरिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो रोने लगती है, वो नाटक करने लगती है, कहती है कि हाँ मैंने ही मारी हूँ उसे, क्योंकि वो मुझे छोड़ करके जा रहा था। जेरिन ने अपने पूरे 7 साल उनके साथ बिताया था, पूरा पन्ने खोल करके पुलिस वाले के पास रख देता है। कहता कि मैं उसे बहुत ही चाह रही थी, मैं नहीं चाह रही थी कि वो मुझे छोड़ करके किसी और के पास जाए। अगर वो मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी। जब यूसुफ ने उसे आकर के बताया वो मोरक्को जा करके वो किसी और से ब्याह करने वाला है, तो मेरा गुस्सा फूट पड़ा। अब मैं कुछ बोल नहीं पाई। मैं उसे बहुत ही समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जब नहीं माना तो मुझे इतना तेज गुस्सा आया और मैं ये सब कर दिया। जेरिन ने यूसुफ को समझाया कि तुम तो जा ही रहे हो, जाने से पहले एक रात अच्छे से बैठ करके बातें करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद सुबह होकर के तुम चले जाना। यूसुफ उसका बात मान लेता है, उसके साथ चला जाता है। जेरिन ने खाने में कुछ मिला करके नशीला पदार्थ उसे दे देता है। यूसुफ जैसे ही खाता है वो उठता है, वो बेहोश होकर के वो नीचे गिर जाता है। जेरिन को मौका मिल जाता है, जब वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है तो जेरिन ने उसका गला तब तक घोटे रखता है जब तक यूसुफ की जान नहीं चली जाती। जेरिन को मालूम चल जाता है कि यूसुफ पूरी तरह से ये मर चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब ये सोचती है कि ये बॉडी को आखिर कैसे, ये क्या करेगी, कहाँ ठिकाने लगाएगी।
ऐसे तो छोड़ नहीं सकती है, ऐसे छोड़ेगी तो ये बॉडी में से बदबू आने लगेगा, पड़ोसियों को मालूम चल जाएगा, पुलिस इनको पकड़ करके ले जाएगा। इसी वजह से ये बहुत ही डिस्टर्बिंग इनके दिमाग में प्लानिंग आने लगता है। जरीन ने वो 70 किलो की लाश को बहुत ही मुश्किल से किचन तक खींच करके ये ले गई और एक दिन तक ये इसी तरह से इसको रहने दिया। बहुत ही ठंडे दिमाग से ये सोचने लगी, ये जो सामान मार्केट से खरीद करके लाई थी, बड़े बड़े चापर जो मांस को आसानी से काट सके, ये सारे औजार और सामान रूम के अंदर लाने के बाद ये गेट को अच्छे से बंद कर देती है और खिड़की उड़की सब पे काले पर्दे लगा देती है ताकि बाहर में किसी को भी मालूम ना चले कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। जरीन ने पूरे 3 दिन तक ये क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। यूसुफ का जो बॉडी था उसको लिटाया, धोया अच्छे से, जहाँ पर जो हथियार काम आने वाला था वो हथियार को ये अच्छे से यूज की कि बॉडी को कई हिस्सों में काटी और छोटे छोटे पीस की। जो हड्डी में मांस लगे हुए थे वो मांस को हटा करके सारे हड्डी को मिक्सर मशीन में डाल करके पीस करके वो कीमा बना दी और मांस जो हड्डी में लगा हुआ था उससे अलग किए। जितने सारे मांस थे सभी को पीस करके उसका तो कीमा बना दिया, लेकिन जो बड़े बड़े हड्डी थे उसे गर्म पानी में उसन दिए। गर्म हो गई तो उन्हें भी बेरहमी से पीस दिया। अब बहुत ही अच्छे से जब छोटे छोटे पीस में कर ली, जब इनका काम पूरा हो गया तो ये और सोचने लगी कि अब इनको आगे आखिर करना क्या है। तभी इनका ध्यान मजदूरों पे गया। ये बाहर से आते जाते टाइम जो सामान लाने के लिए जा रही थी, बाहर आ रही थी, तभी इसने रास्ते में मजदूरों को देखा था। 25 मजदूर एक बिल्डिंग बनाने में काम कर रहा था, उनके पास जाती है और वही सब कहती है कि आप लोगों को हमारे घर दावत है, लंच में कुछ दिनों तक हमारे घर से आप लोगों के पास बिरयानी आएगा। के बाद ये फिर से ये मार्केट गई, जितना मसाला जितना चावल बिरयानी बनाने में लगता ये सारा सामान ले करके मार्केट से घर आई, पतीला मंगवाई, सारे पतीलों को चढ़ा दिया और अच्छे से बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी ये फिर से तैयार की। अब बिरयानी लगातार 3-4 दिनों तक मज़दूरों के पास ले जा कर के उनको दिया और मज़दूर भी बहुत ही मज़े से वो बिरयानी को खाया। ये बिरयानी में मसाले का उपयोग ये ज़्यादा किया था ताकि गोश्त का असली सुगंध किसी को महसूस ना हो कि ये किस चीज़ का या किस जानवर का मांस है। जरीन खुद अपने हाथों से बिरयानी को डब्बे में पैक करती और वो मज़दूरों के पास लेकर के जाती, उनको प्यार से देती और दुआएं लेकर के आती। मज़दूर लोग इसे खुदा की रहमत समझ करके बहुत ही मज़े से खा रहे थे। ये सारे मज़दूरों को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये जो मज़े से बिरयानी खा रहा है इंसानी मांस का बिरयानी बना हुआ है, ये खा रहा है। जब दावत चली रहा था उसी बीच में 25 जो मज़दूर थे, उसी समय से बहुत सारे मज़दूरों को पॉइजन तक हुए, वो अस्पताल तक भर्ती हुए, लेकिन किसी को भी शक नहीं हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत से मज़दूर तो ऐसे थे कि वो बहुत ही आसानी से वो बिरयानी को हजम कर गए। जब दावत बहुत ही अच्छे से ख़त्म होने वाला था, यानी को लगा कि इसका काम तो निपट गया है और इनका जो कपड़ा था, कुछ सामान था, उसको भी जला करके राख बना देता है। पुलिस वाले को या दुनिया में किसी भी इंसान को इस इंसान का एक भी सबूत ना मिले, अगर उसे ज़मीन निकल गया, आसमान, किसी को भी पता नहीं चले। उसका फ़ोन ले जा करके बहुत ही दूर फेंक दिया और यूसुफ का नामो निशान तक मिटा दिया। जैसा कि कहा जाता है, सफाई से या सोच करके करो जुर्म, एक न एक सबूत पीछे छोड़ ही देते हैं। जेरिन ने एक गलती कर दी जब यूसुफ का सर मिक्सर मशीन में डाल करके वो पीस रहा था। हालांकि ये बहुत ही अच्छे से धोया भी था और कई बार धोया था, लेकिन फिर भी एक सबूत धार वाले प्लेट के नीचे एक दांत फंसी गया। यूसुफ का भाई को वो नज़र आ गया। जब पुलिस ने जेरिन के घर जा करके वो कैलेंडर और कुछ सामान को उठाया, फोरेंसिक के लिए भेजा, तो ये खबर को सनसनी होने में देर नहीं लगी। पूरे अलैन शहर में ये केस को लेकर के सनसनी फैल गई। लेकिन सबसे बुरा हाल वो मजदूरों का था जो वो बिरयानी खाया था। पुलिस वाले ने सारे मजदूरों को एक एक करके पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे बताया, तुम जो इतने दिनों से बिरयानी खा रहे हो मज़े से, जरीन के हाथों से यूसुफ खान का शरीर का मांस का बिरयानी बना हुआ था। कबाब जो तुम मज़े से खाए हो भी यूसुफ खान का मांस का था। बात जैसे जैसे मजदूरों को मालूम चलते जा रहा था, बहुत सारे मजदूरों तो वहीं पे उल्टियाँ करने लगा था। बहुत सारे मजदूरों को हालत तक ख़राब हो गया। वो मेंटली टाइप से बहुत ही ज़्यादा डिसेबल हो गए। वो मजदूर यकीन नहीं कर पा रहे थे, जो महिला को वो नेक दिल समझ रहे थे, उसे प्यार से बिरयानी खिला रहे थे, वो महिला किसी इंसान का मांस का बिरयानी खिला दे। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद 100% पुष्टि हो गई कि वो ग्लेंडर में फंसा हुआ दांत और वो किचन में मिला हुआ ब्लड और मांस बिरयानी में जो था, सारा यूसुफ खान के डीएनए से मैच कर गया। जेरिन ने पुलिस वाले को वो जगह भी ले गया जहाँ पर यूसुफ खान का कुछ हड्डियाँ और बचा कुचा सामान को ये डंप की थी। पुलिस ने जेरिन के घर से वो कैलेंडर भी कब्जे में कर लिया
बड़ा सा छुरा भी कब्जे में कर लिया, जिससे यूसुफ खान के मांस को टुकड़े में काटा गया था। जरीन ने पुलिस के सामने बताया कि ये जो भी की है ये खुद अकेले की है, इसमें किसी का शामिल नहीं है, काम ये खुद से अकेले की है। जरीन के खिलाफ अल-ऐन कोर्ट में मुकदमा चला। वहाँ के जज ने इस केस को पूरे सदी का सबसे बड़ा क्रूर हत्या केस माना गया। जरीन ने कोर्ट में भी अपना गुनाह कबूल किया और खुद को पागल साबित करने की कोशिश की। उसने कहा कि यूसुफ को धोखा देने की वजह से यूसुफ के साथ ऐसा काम की। ये नहीं चाहती थी कि यूसुफ इसको छोड़ करके जाए इसकी ज़िंदगी से, लेकिन कानून की नज़र में ये सोची समझी साजिश और दिमाग से किया गया कांड था। कोर्ट ने जरीन का दिमागी तौर पर भी जांच कराया। जरीन पूरी तरह से सही साबित हुई। कोर्ट ने कहा जरीन ने जो किया है वो पूरे मानवता को शर्मसार कर देने वाली कांड किया है, इसे माफ़ कतई नहीं किया जाएगा। साल 2018 में यूएस के कोर्ट ने इसे लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। ये जब तक जिंदा रहेगी ये जेल में ही रहेगी। इन्हें बहुत ही भारी जुर्माना भी भरना पड़ा। जब भी इसे बेल पे बाहर आने की कोशिश करेगी इसे दूसरे देश में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यूसुफ खान का परिवार ये सदमे से आज भी बाहर नहीं निकल पाया है। उनके भाई का पैनिक नजर, अगर वो छोटा सा दांत नहीं मिलता शायद यूसुफ का मौत हमेशा के लिए रहस्यमय बनी रहती। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार में मिला धोखा किसी भी अच्छे खासे इंसान को हैवान बना सकता है। आज जरीन खान जेल में बैठ करके अपना समय काट रही है। आज भी इस केस के बारे में लोगों को मालूम चलता है तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कोई महिला ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जाने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।